हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 7 का जो जियोग्राफी है उसका 4 चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम सब अपने पाठ पर चलते हैं। तो देखिए, आज का पाठ का जो शीर्षक है वह है वायु। वायु से संबंधित जो भी बनेंगे प्रश्न, आज हम सब उन प्रश्नों को करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर से संबंधित जितना भी प्रश्न है, हम सब उस प्रश्न को इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, लिखा है कि वायु। देखिए लिखा है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल या वायु पर निर्भर रहते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है एवं सूर्य की किरणें से हानिकारक जो सूर्य की किरणें होती हैं उनके प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय में दिन के समय में गर्मी के तप से जल जाएं एवं रात के समय में ठंड के जम जाए, ठंडी से अर्थात ठंड से क्या हो जाए, जम जाए। अतः यह मतलब वायु क्या होती है? यह वायु राशि जिससे पृथ्वी का तापमान में रहने योग्य बनाई है, अर्थात वायु से ही हम सब रह सकते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। आगे देखिए, लिखा है कि यहाँ पर देखिए वायुमंडल का घटक संगठन। तो देखिए लिखा गया है, क्या आप जानते हैं कि किसी वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं? वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसी 2 गैस हैं जिनके वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग है। तो याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन, ये सब कम मात्रा में पाई जाती हैं। आगे है, इसके पहले वाला जो था बताया गया, ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आगे देखिए लिखा गया है कि इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं न। वे वृत्त रेखा दिखाई देते हैं, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। यहाँ पर बताया गया कि देखिए, आप सबको दर्शाया गया है कि देखिए, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है, आर्गन 0.93% होता है। उसके बाद अन्य गैसें आते हैं, 0.4% में अन्य गैस आते हैं। इस बात को याद रखना। यहाँ पर देखिए बताया गया ही भी है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और हम लेते समय, जब हम सांस लेते हैं तो लेते समय तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर वे बाहर निकालते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है। पौधों को क्या होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे पौधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। वायु से क्या होता है? नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो जैसे कि अभी हम सब बताएं कि हम सब ऑक्सीजन के साथ साथ थोड़ा नाइट्रोजन भी अंदर ले लेते हैं। तो जब बताया गया इसमें पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो क्या होता है कि मृदा एवं कुछ पौधों को जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग न कर सके। आगे है, देखिए यहाँ पर पहले बॉक्स में पढ़ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैला कर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी को रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। तो याद रखना, कभी ऐसे पूछा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। आगे है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। याद रखना, पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए लिखा गया है, और इसके अभाव में, किसके अभाव में? कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि
इस पर रहना असंभव हो जाता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए आवश्यक है। ये नहीं कि ये ग्रीन हाउस को प्रभावित कर रहा है तो ये हमारे लिए आवश्यक है, पर इसका संतुलन मात्रा में आवश्यक है। किंतु आगे बताया गया, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्तर बढ़ जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पृथ्वी का जो तापमान होता है, गर्मी होता है, वह भी बढ़ जाती है। इसे हम भूमंडलीय तापमान कहते हैं। याद रखना, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे जो गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम भूमंडलीय तापमान कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तापमान इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी बर्फ पिघल जाती है। जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो क्या होता है, कहीं पर जो तापमान जो रहता है तो वह क्या होता है, पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी रहती है तो वह बर्फ क्या होती है, पिघल जाती है जब ग्लोबल वार्मिंग होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए जो क्या होते हैं, बर्फ होते हैं, वो पिघलेंगे तो वो पानी क्या होती है, अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे वो पानी जब पिघल रहे हैं बर्फ, तो किसी न किसी माध्यम में किसी न किसी नदी में, समुद्र में जाएंगे, तो जब जाएंगे तो मात्रा में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि जल स्तर बढ़ जाएगी, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। शीघ्र क्या होता है कि शीघ्र ये दीर्घ अवधि में क्या होती है, दीर्घ या कुछ समय अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। होता है कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। क्या होता है कि वो वायु से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं ना। तो आगे है कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु के नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है, अर्थात नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। पृथ्वी और पशु सांस लेने हैं, जैसे क्या होता है कि जो पशु होते हैं और जो मनुष्य होते हैं, जब ये सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है कि नाइट्रोजन भी थोड़ा अंदर चला जाता है। तो जब पौधों को जब नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, तो जो मनुष्य होते हैं या पशु होते हैं तो ये अपने क्या होता है कि एक जो सांस छोड़ते हैं तो इसमें जब नाइट्रोजन थोड़ा जो लिए रहते हैं तो वो नाइट्रोजन भी छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन जब छोड़ते हैं तो यह जब मनुष्य नाइट्रोजन छोड़ता है तो ये पौधे आकर्षित करते हैं, अर्थात पौधे ले लेते हैं, और जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो मनुष्य ले लेते हैं। तो आगे देखिए लिखा गया है कि पादप प्रकार संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें जैसे क्या होता है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं, और मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है ना। मनुष्य और पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों अर्थात पेड़ों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों से जलने वाले जो जलाए जाते हैं ना, क्या होता है, गड़बड़ा जाता है कभी कभी, तो ज़्यादा हो जाता है, कम भी हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप यही जो अभी हम सब बताएं, जैसे कोयला हुआ, खनिज तेल हुआ, ये सब क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ोतरी कर देते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाता है। आयतन पृथ्वी पर मौसम और वायु में प्रभावित कर देती है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब वायु गर्म होती है तो वह फैलती है। तो इस बात को याद रखना क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है। तो याद रखना, यहाँ पर लिखा गया है कि जब वायु क्या होती है, जब गर्म होती है तो वह फैलती है, और जब हल्की होती है तो ऊपर से क्या होती है, और ऊपर से जब वायु क्या होती है, जब हल्की होती है तो वह सघन हो जाती है अर्थात भारी हो जाती है। इस बात को याद रखना। आगे लिखा गया इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जब गर्म होती है तो वह ऊपर उठती है,
हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, और जब ठंडी हो जाती है तो सघन अर्थात भारी हो जाती है और नीचे रहने की प्रवृत्ति रहती है ना। गर्म वायु के ऊपर उठने पर जो आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भर लेती है। वायु की जो आसपास की जो रिक्त स्थान रहते हैं उसको भर लेती है ना। इस प्रकार वायु चक्र कहलाता है। आगे देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देखिए वायुमंडल की संरचना। देखिए अब वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, तो देखिए लिखा गया है कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। जो वायुमंडल है वह हमारा 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी के सतह से आरंभ होती है। ये है, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा क्या है वायुमंडल, और एवं लास्ट क्या है बहिर्मंडल है। तो इस मंडल को कभी कभी सीरियल एकदम क्रम वाइज पूछता है, तो इस क्रम वाइज को भी याद रखना। पहला क्या है क्षोभ, समताप, मध्य, बाह्य और बहिर, तो याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, अब क्षोभ मंडल जो पहला मंडल है उसकी विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पर बताया गया कि क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो इस बात को याद रखना कि जो क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई, यह जो ऊंचाई होती है इसकी, ये 13 किलोमीटर होती है। अर्थात मानिए ये जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल में हम सब रहते हैं। यह क्षोभ मंडल क्या होता है, हम जब पृथ्वी पर है, पृथ्वी से 13 किलोमीटर क्या है ऊपर, 13 किलोमीटर ऊपर क्या है क्षोभ मंडल छाया हुआ है ना। हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं, जैसे कुहरा, वर्षा, ओला वर्षण, इसी प्रकार परत के अंदर होते हैं। अर्थात क्षोभ मंडल में ही जो बरसात वगैरह होता है, इसी में ही मौसम बनते हैं या बारिश होता है। इस बात को याद रखना। कभी कभी पूछेगा कि मनुष्य सांस किस मंडल में लेते हैं ना, या किस मंडल में रहते हैं, तो याद रखना हम सब क्षोभ मंडल में रहते हैं। आगे देखिए उसके बाद आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल की विशेषता है कि क्षोभ मंडल के अब ऊपर क्या है, पहला क्षोभ मंडल था, अब क्षोभ मंडल के जस्ट क्या है ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक फैला है। क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है। यह क्या है पतल, यह जो है यह परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है। अर्थात इसमें क्षोभ मंडल के अलावा जो ऊपर है परत, उसमें क्या होता है, अर्थात जो समताप मंडल है होता है, इसमें जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं इसमें नहीं होती हैं, ऐसा समझिए। आगे बताया गया इसलिए, तो जब मौसम संबंधित घटनाएं नहीं हो रही है, इसीलिए इसके फलस्वरूप यह ही परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है। अर्थात ऐसा पूछा जाता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो याद रखना समताप मंडल में। तापमान मंडल की महत्वपूर्ण जो समताप मंडल है, यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत, जो ओजोन गैस की परत होती है, तो याद रखना समताप मंडल की 2 विशेषता। इसमें पहली बात तो हवाई जहाज उड़ाया जाता है और इसमें मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है। दूसरी विशेषता ये है, इसी में समताप मंडल में ही ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से क्या, जो यह ओजोन गैस की परत है, यह परत क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल की विशेषता क्या है, तो मध्यमंडल जो है वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल, अब क्षोभ मंडल, अब समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर क्षोभ मंडल। अब यह जो मध्यमंडल है यह समताप मंडल के ऊपर कितना 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड, जो उल्कापिंड वगैरह गिरते हैं, तो इसी समताप मंडल में ही आकर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। बस इतना याद रखना। याद रखना जो मध्यमंडल है, तो इसमें मध्य में उल्कापिंड आकर गिरकर अर्थात जल जाते हैं। बस इसकी विशेषता इतनी है। अब देखिए वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है कि वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। अर्थात जब वायुमंडल में कोई जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ती है ना। आयन मंडल इसी परत को कहते हैं। तो याद रखना वायुमंडल को ही आयन मंडल बोलते हैं। कौन, वायुमंडल को ही आयन मंडल का भाग माना जाता है। यह भाग का होता है कि 80 से 400 किलोमीटर तक रहता है। यह 80 से ही 400 किलोमीटर तक रहता है। अब आगे बताया गया कि इसमें क्या होता है कि रेडियो संचार
वायुमंडल में क्या होता है कि रेडियो संचार के लिए जो परत का उपयोग होता है, वास्तव में पृथ्वी के रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं, अर्थात जाती हैं। जैसे कि हम सब जो बात करते हैं तो यह जो तरंग के द्वारा पहले ऊपर जाता है तो किसमें, तो याद रखना वायुमंडल में जाता है, वहाँ से टकरा कर फिर आप जहाँ कॉल किए रहते हैं वहाँ पर इस बातें जाता है। तो ये इतना तेज़ी होता है कि आप सबको सेकंड भी नहीं लगता है। कभी-कभी नेटवर्क का इश्यू भी रहता है तो देरी होता है। तो याद रखना जब मौसम संबंधित होता है, अर्थात जब बादल-वादल घेरा हो तो अक्सर ऐसा होता है क्या होता है कि आवाज़ बज कर जाती है, अर्थात इश्यू प्रॉब्लम आ जाता है, नेटवर्क इश्यू। तो आगे देखिए लिखा गया है, अब लास्ट मंडल है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, वायु की क्या होती है, पतली परत होती है, और हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सभी क्या होती हैं, तो बहिर्मंडल अर्थात एकदम लास्ट वाले मंडल में होते हैं। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि मौसम एवं जलवायु। अब मौसम एवं जलवायु के बारे में है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा कहानी है, यह कहानी से नहीं पूछता है। तो देखिए यहाँ पर वायुमंडल जो मौसम है और मौसम एवं जलवायु, तो आप देखिए यहाँ से बताया गया कि तापमान क्या होता है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान है। तापमान का मतलब जैसे जितना गर्मी है, ठंडी है, जैसे कि अभी सूर्य निकलेगा तो थोड़ा गर्मी फील होगा, जैसे जैसे सूर्य ढलेगा वैसे थोड़ा इस समय क्या होगा, ठंडी फील होगा। तो यही है क्या है, हमारा तापमान है। इस बात को याद रखना। आगे है वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या होता है, तापमान कहा जाता है। आगे है वायुमंडल का तापमान केवल एक दिन और रात में ही नहीं बदलता है, अर्थात एक ही दिन एक ही रात में नहीं बदलता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि कथन कारक में ऐसे पूरा वाक्य पूछता है कि जो वायुमंडल का तापमान है केवल एक दिन रात में नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में जो ज़्यादा गर्मी होती है, शीत ऋतु में क्या होती है, शीत ऋतु में इस समय क्या होती है, कम गर्मी होती है, और ग्रीष्म ऋतु में कुछ ज़्यादा गर्मी होती है। अब देखिए तापमान समझ गए। अब है आतपन। क्या है, आतपन। तो अब देखिए यहाँ पर समझिए, आतपन जो है यह महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है, जिससे पृथ्वी क्या करती है, रोक लेती है, वह आतपन कहलाती है। क्या होती है कि सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा होती है, किरणों को पृथ्वी रोक लेती है, उसे हम आतपन कहते हैं। आतपन सूर्य की मात्रा में क्या होता है, आतपन जो होता है वह मात्र भूमध्य रेखा में ही मात्र भूमध्य रेखा या रेखीय ध्रुवों की ओर घटती है। याद रखना, जो आतपन होता है वह भूमध्य रेखा के ध्रुवों की तरफ क्या होती है, घटती है। इसके तापमान उसी प्रकार घटता है जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब ध्रुव होता है, जैसे इसके पहले वाले क्लास में हम सब बताए थे कि ग्लोब में जो ऊपर रहता है उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, क्योंकि ढके हुए होते हैं ना, क्या होता है, बर्फ से ढके हुए रहते हैं। इसके पहले वाले कक्षा में इसका विस्तार बताया गया था, इसमें भी अभी है, थोड़ा बताएंगे आप सबको। तो देखिए लिखा गया है, इस पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकते हैं। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। तो इस बात को याद रखना, गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान क्या होता है, अधिक होता है। इस समय जो है, इस समय या दिन के समय क्या होता है, जो दिन के समय होता है, ऐसा फेल्ट क्या होता है, ऐसा फेल्ट से बनी सड़क, जो जैसे हम अलता बोलते हैं, जो डामर फैलाया जाता है, बनी जो सड़क होती है, धातु एवं कंकटी से बनी भवन गर्म हो जाती है। रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती है। रात के समय क्या होती है, उष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले जो ऊंचे भवन होते हैं, गर्म को रोक लेती हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। आगे देखिए यहाँ पर बॉक्स में लिखा गया है, तापमान को मापने की जो मात्रा है, इकाई है, उसको हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं।
तापमान को। और इसका आविष्कार एंडस सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाना पर क्या होता है याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि वायु दाब, आगे समझिए इसको। लिखा है यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर का उच्च दाब के साथ बल देती है, अर्थात उच्च दाब अर्थात फोर्स के साथ क्या देती है, बल देती है, जो वायु रहती है। किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर जो सभी दिशाओं से बल लगा रहा है ना। जैसे कि अब सब हवा तो चल रहा है, सभी जगह हवा है। अगर हवा ना रहे किसी भी, अगर कहीं पर भी किसी भी रूम पर ऐसा रहे जो हवा ना रहे, तो वहाँ पर क्या होता है, सांस फूलने लगता है और मर भी जाते हैं। तो अर्थात ये मान सकते हैं आपकी, मानते हैं कि हवा क्या रहता है, सभी जगह रहता है, पर ये यही रहता है, हम उसको फील नहीं कर पाते कहीं कहीं पर। क्यों? क्योंकि सभी जगह से कहीं न कहीं से वह आता रहता है और हमारा शरीर विपरीत बल देता है। हवा सभी जगह से आ रहा है और हमारा जो शरीर है उसके विपरीत बल देता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, जो पृथ्वी की सतह है जो जिस पर हम सब रह रहे हैं, तो वायु के भार द्वारा, वायु के भार अर्थात वायु की में जो भार होती है ना, उसके द्वारा लगाए गए दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर, अगर वायुमंडल के आप ऊपर में जाएंगे तो दाब तेजी से गिरती है। इस बात को याद रखना। जब वायु में आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आप छत पर जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि अरे छत पर आने से वायु का है जल्दी, मतलब ज़्यादा आ रहा है, हवा तेजी से चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप और ऊपर जाएंगे तो वहाँ वायु का होगी तेजी से घटती है। यहाँ पर लिखा गया है ऊपर की ओर जाने पर वायु जो होती है ना, वह उसके दाब में क्या होती है, तेजी से घटती है। समुद्र स्तर पर जाने पर वह क्या होती है, बढ़ती है। तो याद रखना, समुद्र स्तर पर जाने पर बढ़ती है और ऊपर जाने पर घटती है। और बोल रहे हैं कि सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है ना। वायु क्या होता है, वायु दाब होता है जो क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है एवं निम्न क्षेत्र जो होता है, छोटा सा क्षेत्र होता है, निम्न क्षेत्र में बदला युक्त आकाश में एवं नम मौसम के साथ जुड़ जाता है। आगे देखिए लिखा गया है कम तापमान वाले क्षेत्र में, जहाँ कम तापमान वाले क्षेत्र क्या होते हैं, वायु वहाँ का ठंडी होती है, इसलिए फलस्वरूप क्या होता है कि भारी होती है। और क्या होता है, जब कम तापमान है तो क्या होती है, भारी हो जाती है, जैसे कि अभी हम सब पढ़े। आगे बताया गया कि उच्च तापमान क्षेत्र बनती है और उच्च तापमान क्षेत्र बन जाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट या स्वच्छ आकाश होता है। आगे देखिए, इस पॉइंट को याद रखना, ये पूछा जाता है बार बार कि वायु जो होता है वह सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है। इस बात को याद रखना। तो आगे देखिए, यहाँ पर हम सब पढ़ें, इसको देखिए ध्यान से। लिखा गया है कि क्या आप जानते हैं कि चाँद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष में क्या होगा कि यात्रियों के शरीर के विपरीत बल लगेगा और उनकी जो रक्त शिराएँ हैं वह फट जाएंगी। तो आप सब ये जान सकते हैं कि जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो उनका पोशाक वगैरह देखे होंगे। आगे देखिए लिखा गया है पवन ना, देखिए लिखा गया है कि पवन। तो अब ध्यान से तो देखिए यहाँ पर कि पवन, तो देखिए लिखा गया है क्या कि जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गमन करता है या गति करती है तो उसे हम पवन कहते हैं। याद रखना, पवन तभी कहेंगे जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वायु जब भी बहती है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही बहती है। आप पवन को
कम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को, जैसे पवन क्या होता है उसको हम काम करते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर पवन अर्थात हवा काम कर रहा है। जैसे कि बताया गया कि सड़क पर गिरी हुई पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन क्या हवा जो होती है धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धूल होते हैं उन्हें उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज़ी से चलती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है, जैसे कि आंधी वगैरह में आप सब देखे होंगे। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता जो होता है यह उलट जाता है। आप सबने देखा होगा। 3 अन्य उदाहरण सोचिए और तेज पवन के लिए कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न करती है। आगे देखिए, पवन के मुख्य 3 भेद होते हैं, याद रखना। अब आगे बताया जाएगा कौन कौन से पवन हैं। पवन के क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। यहाँ पर पहले देखिए लिखा गया है पवन के बारे में। पवन का नाम है उसके आने की दिशा से होती है, दिशा से आधारित होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे बताते हैं पूर्वी हवा चल रहा है, पश्चिमी हवा चल रहा है। पश्चिमी को हम पछुआ भी बोलते हैं। आज सभी को हम हवा को उसकी दिशा से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हम सब बताएं कि पवन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो देखिए, अस्थाई पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। तो इनमें को भी कंफ्यूज मत होना, स्थानीय और अस्थाई में। तो देखिए अस्थाई क्या है, वो अस्थाई है, हमेशा रहता है। तो देखिए लिखा गया है व्यापारी अस्थाई पौने को हम व्यापारी पौने कहते हैं। यह पश्चिम से पूरब की ओर पौने अस्थाई पौने होते हैं जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। अब मौसमी पौने कौन होते हैं, तो बताया गया कि ये पौने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मौसमी पौने पाई जाती हैं, मानसून पौने पाई जाती हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि स्थानीय पौने। अब देखिए स्थानीय पौने हैं, यही कंफ्यूज करता है कभी कभी। तो स्थानीय पौने वे पौने होते हैं जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब गर्मी आता है तो लू चलता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्थानीय पौने हैं। बस कभी कभी कुछ समय के लिए चलता है, बस उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम सब पहले वाले कक्षा में बता दिए थे, तो यहाँ पर इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए लिखा है चक्रवात और प्राकृतिक आपदाएं ना, आपदाएं। अब देखिए चक्रवात जब आता है ना, तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ कहाँ कहाँ पर चक्रवात आया था, उसके विध्वंस बताए गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है ना। आगे देखिए यहाँ का ये भी एक थाईलैंड का है। थाईलैंड का जो वहाँ पर भी एक आया था ना, पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पर भी ये चक्रवात आया था। तो यहाँ से भी ये नहीं पूछता है। देखिए अब यहाँ पर है आर्द्रता, क्या है, आर्द्रता। तो देखिए आर्द्रता आपसे पूछता है। तो आर्द्रता है जब जल पृथ्वी तक जब जल क्या होता है विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होती है तो यह जलवाष्प बन जाती है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे कि वायु गर्म होती जाती है, इसके जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्रता हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। जो आर्द्र दिन होते हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी समय लगता है। जैसे कि इस समय हम सब ठंडी में थोड़ा महसूस कर सकते हैं। इस समय कहीं कहीं सुबह क्या होता है, ओस पड़ा रहता है, आर्द्रता रहती है। आगे बताया गया कि और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनीय होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब क्या होती है, वर्षा हो जाती है। आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज अपने पीछे जो सफ़ेद छोड़ते हैं, आप सब देखे होंगे। ऐसा लगता है जैसे वो पूरा धुआं ऐसा है। तो क्या होता है कि वो जम जाते हैं। वे इंजन से निकली नमी सघनी होती है। वायु के गतिमान न रहने से स्थिति में सघनी नमी कुछ देर तक जो पथ होता है वह क्या होता है, दिखाई देता है। आगे बताया गया पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षा कहलाते हैं। ज़्यादातर जो मौसम जल वर्षा
वर्षा की ही से ही प्राप्त होता है। आगे बताया गया कि जो पौधे होते हैं जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्व की जो पेड़ काटे होते हैं वे वर्षा का अनावृत पहाड़ों से नीचे बहती है। इसे निचला इलाका भी बाढ़ से क्या होता है, बाढ़ के कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? वर्षा भी की संवहनी वर्षा, याद रखना कौन से? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। यहाँ पर देखिए लिखा गया पौधों पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान करती है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है, जिससे अधिक प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। आगे देखिए प्रश्न है अब हम सबका, ध्यान से यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, जैसे कि हम सब पढ़े, ये बात सही है। दूसरा है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, ये बात भी सही है। दूसरा है पौधे अपने जीवन के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा कर लेते हैं, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ पहला और दूसरा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस की प्रतिशत के आधार पर सही या आरोही अधिक से कम की ओर बताइए। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सभी में है। उसके बाद ऑक्सीजन था, सभी में था। उसके बाद देखिए आर्गन था, तो हमारा ये सही हो जाएगा। आगे है कि मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला जो पड़ता है वायुमंडल की किस परत में होता है? तो जैसे हम बताए थे यह क्या था, पहला परत हमारा क्षोभ मंडल में होता है। आगे है समताप मंडल में संबंधित जो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? जो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है उसे समताप मंडल कहते हैं, बात सही है। दूसरा है कि यह परत बादलों एवं मौसमों से सभी घटनाओं से मुक्त होता है, तो ये बात भी सही है। इसमें समताप मंडल में जहाज जब उड़ रहा है तो इसमें मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। तीसरा है ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होता है, तो ये बात भी सही है। तो हमारा हो जाएगा विकल्प तीनों। आगे है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ती है? तो जैसे हम बताएं ये समताप मंडल में। आगे है अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जल जाती हैं? तो याद रखना कौन से? तो मध्य मंडल में जल जाती हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य वायुमंडल होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता होती है, तो ये बात हम बताएं इसमें सही है। दूसरा है रेडियो संचार के लिए जो बाह्य मंडल है परत उपयोगी होती है, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा ए और दो दोनों सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं, ये बात सही है, जैसे अभी हम सब पढ़े। दूसरा है सूर्य की जो मात्रा होती है पृथ्वी पर हर जगह समान होती है, तो ये हर जगह समान नहीं होती है, अर्थात हमारा पहला विकल्प सही। देखिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वायु दाब को क्षैतिज विपरीत किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होती है, ये बात सही है। दूसरा है निम्न दाब क्षेत्र क्या होता है कि बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ी रहती है, ये बात भी सही है। आगे है जब क्या होता है कि उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश हो जाता है, उच्च दाब के कारण स्वच्छ एवं स्वच्छ हो जाता है, ये बात भी सही है। वायु क्या होता है कि सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, ये बात एकदम करेक्ट है, अर्थात हमारे उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए बताया गया कि वर्ष भर चलने वाली क्या होती हैं, जो वर्षा भर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसे हम अस्थानीय हवाएं कहते हैं, तो ये बात गलत है। जो वर्ष भर चलती हैं उसे हम अस्थायी पवनें कहते हैं। तो देखिए दूसरा है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, इससे मौसमी पवनें, ये बात सही है, पहला गलत है। दूसरा है किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा का दिन किसी भी विशेष समय में चलने वाली को अस्थायी, ये बात गलत है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है। अगला देखिए नीचे लिखा गया है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे वायु गर्म होती है वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में
प्रभाव में क्या होती है, तो बढ़ोतरी होती है। तो हमारा ये भी खत्म। तो देखिए, चलिए मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के।